ईवा को इतना खुश देखकर पंकज का मूड भी ठीक हो गया। पंकज, मैं घर जा रही हूँ। मैं घर जा रही हूँ। ईवा खुद को खुश होने से रोक नहीं पाई, ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटी लड़की का टाइम आउट, सत्र खत्म हो गया हो। पंकज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे कसकर गले लगा लिया। जैसे ही सुरेश को पता चला कि ईवा कहाँ है, वह नवग्रह मार्ग के लिए गाड़ी चला कर आया। उसके परिवार के कुछ सदस्य भी साथ गए, जिनमें उसके बच्चे टॉमी और मेगन, साथ ही टॉमी की पत्नी इवोन लुइस भी शामिल थी। चूंकि सुरेश हमेशा एटर्नलिटी का कार्यकारी अध्यक्ष रहा था, उसने एक काफी शानदार कार चलाई। ये लाखों की BMW 7 सीरीज थी। कार में टॉमी ने शिकायत की, दादाजी क्या कर रहे हैं? वह ईवा को वापस आने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? पिताजी, एक बार जब ईवा वापस आ जाएगी, तो आप कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। हम ईवा को घर नहीं आने दे सकते। उसकी पत्नी यवोन सहमत हुई। टॉमी सही कह रहा है। अगर वह कार्यकारी अध्यक्ष बन जाती है, तो हमें कंपनी से कैसे लाभ होगा? ईवा सेलेस्टियल के चेयरमैन को जानती भी कैसे है? मेगन ने बीच में टोकते हुए कहा, अफवाह है कि ईवा संजीव की प्रेमिका है। सुरेश ने सबको टोकते हुए कहा, अब बहुत हो गया। हमें ईवा को घर ले जाना है और सेलेस्टियल ग्रुप के साथ साझेदारी को सुरक्षित करना है। ऑर्डर 1 करोड़ का है। अगर हम इसे सफल बनाते हैं तो हमें 2 लाख का शुद्ध लाभ होगा। जल्द ही वे सामान्य क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वे सब कार से बाहर निकले। सुरेश ने उसे खुद लेने आने के लिए कहा था, इसलिए ईवा बहुत खुश थी। वह पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने सुरेश की कार देखी, उसने उत्साह से पंकज का हाथ पकड़ा। देखो, वह चाचा जी हैं। ये सच में है। पंकज, मैं घर जा रही हूँ। हाँ, तुम घर जा रही हो। पंकज मुस्कुराया। जब तक ईवा खुश है, वह भी खुश है। सुरेश के उतरने के बाद वह चौड़े होकर मुस्कुराया और कहा, ईवा, पिताजी ने मुझे तुम्हें घर ले जाने के लिए कहा है। बाकी सभी के चेहरे उसे देखकर काले पड़ गए। वह अभिशाप थी जिसने लगभग पूरे सिंह परिवार को नष्ट कर दिया था। केवल ईश्वर की सुरक्षा ने ऐसा होने से रोका था। अहंकार से टॉमी ने कहा, ईवा, मेरे पिताजी ने दादाजी को मनाने के लिए तुम्हारी बहुत प्रशंसा की। तुम्हें घुटनों पर बैठकर मेरे पिताजी को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद चाचा जी, ईवा ने कहा, घुटने टेकने की तैयारी करते हुए। हालांकि पंकज ने उसे पकड़ लिया और ऐसा करने से पहले ही खींचकर खड़ा कर दिया। पंकज, तुम क्या कर रहे हो? ईवा परेशान दिखी। टॉमी भी नाराज हो गया। ठंडे स्वर में उसने कहा, पंकज, तुम परिवार के होने वाले मुखिया के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ है? घुटने टेको, पंकज ने धीरे से पूछा। उसके सामने। उसने ईवा की प्रशंसा की, है ना? बकवास। अगर सेलेस्टियल ने सिंह परिवार के साथ साझेदारी समाप्त नहीं की होती, तो क्या तुम यहाँ होते? घर जाओ। अजय को बताओ कि ईवा वापस नहीं आएगी। ईवा पंकज को डांटने ही वाली थी, लेकिन उसके कहने के बाद उसने पूछा, पंकज, सेलेस्टियल द्वारा हमारे परिवार के साथ साझेदारी समाप्त करने का क्या मतलब है? पंकज ने समझाया, मैंने अभी अभी खबर देखी। संजीव वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सिंह परिवार के साथ साझेदारी समाप्त कर दी। उसने कहा कि वह सिंह परिवार के साथ तभी काम करेगा जब तुम वहां होगी। चूंकि तुम अब सिंह नहीं हो, सेलेस्टियल साझेदारी समाप्त कर रहा है। वे अब घबराए हुए हैं और इसीलिए वे तुम्हें घर ले जाने की इतनी जल्दी में है। ये जानने के बाद ईवा को दुख हुआ। उसने सोचा था कि दादाजी ने वास्तव में उससे प्यार किया था। कौन जानता था कि वह केवल साझेदारी के कारण उसे घर चाहते थे। वह फिर से रोने ही वाली थी। पंकज ने बस ईवा की बाह पकड़ी और उसे क्लिनिक की ओर निर्देशित किया। सुरेश घबरा गया। जल्दी से उसने कहा, ईवा, तुम्हें घर आना ही होगा। सोचो, पिताजी कितने बुरे हैं। वह और ज्यादा आश्चर्य सहन नहीं कर सकते। क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम घर आने के लिए सहमत हो जाओ, इससे पहले पिताजी को खुद यहाँ आना पड़े? ईवा का दिल पिघल गया। ये याद करते हुए कि दादाजी लगभग 80 साल के थे, वह रुक गई और पंकज को देखा। पंकज जानता था कि ईवा को अपने परिवार की राय की सबसे ज्यादा परवाह थी। पिछले 10 वर्षों में उसे नीचा देखा गया था। वह अपने परिवार की स्वीकृति और पहचान के लिए बेताब थी। ईवा, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? ईवा ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। पंकज ने सुरेश और उसके परिवार को देखा, जो अभी भी प्रवेश द्वार पर खड़े थे। धीरे से उसने कहा, ईवा एक शर्त पर वापस आएगी। घुटने टेको और उससे भीख मांगो। पंकज। टॉमी तुरंत गुस्से में आ गया, उसके चेहरे पर एक नसें उभर आईं। तुम्हारी परिवार में कोई सत्ता नहीं है। ईवा ने कुछ कहा भी नहीं। तुम ये मांगे रखने वाले कौन होते हो?
पंकज ने कहा, अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो अजय को व्यक्तिगत रूप से आने दो, वरना वो वापस नहीं आएगी। ईवा ने धीरे से पंकज की आस्तीन खींची, उसे बात बंद करने के लिए कहा। वे आखिरकार एक परिवार थे और वह नहीं चाहती थी कि चीजें अजीब हो। ईवा, तुम बहुत नर्म दिल हो। चूंकि वे तुम्हारी दया पर हैं, वे तुम्हारे सभी अनुरोधों को मानेंगे। सच में। बेशक, इस बारे में सोचो। सेलेस्टियल द्वारा साझेदारी समाप्त करने के साथ यह उनका नुकसान है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। बस उन्हें बताओ कि तुम क्या चाहती हो। ईवा को एक विचार आया। पिछले कुछ दिनों से उसके विचार उलझे हुए थे, लेकिन पंकज ने जो कहा उसने उसे कुछ याद दिलाया। इन सभी वर्षों में पूरे परिवार ने उसके पिताजी को नीचा देखा था। परिवार में उनका कोई स्थान नहीं था। भले ही वह प्रबंधक थे, उनके पास कोई शेयर नहीं था। उसके माता पिता ने इस मामले पर अनगिनत बार बहस की थी। उसने इसके बारे में सोचा और कहा, अगर दादाजी मेरे पिताजी को एटर्निटी के 10% शेयर हस्तांतरित कर दे तो मैं घर आ जाऊंगी। अगर वह असहमत हैं, तो मुझे लगता है कि मैं घर नहीं जाऊंगी। साथ ही उसे घुटने टेकने होंगे। ईवा ने टॉमी की ओर इशारा किया। इन वर्षों में टॉमी ने उसका मजाक उड़ाया था और उसके लिए अंतहीन समस्याएं खड़ी की थी। यहां तक कि पारिवारिक दावतों के दौरान भी वह हमेशा उसके पिताजी को डांटता रहता था। क्या? टॉमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। धमाका। सुरेश ने टॉमी के सिर पर थप्पड़ मारा। वह गरजा, घुटने टेको और ईवा से माफी मांगो। पिताजी, क्या आप पागल हैं? आप चाहते हैं कि मैं उसके सामने घुटने टेकूं? टॉमी चिल्लाया। सुरेश ने उसे थप्पड़ मारा। उसी समय उसने टॉमी को एक नजर दी। दबी आवाज में उसने कहा, घुटने टेको। क्या तुम चाहते हो कि बेंजामिन को शेयर मिल जाए? टॉमी आखिरकार समझा। वह खुद को जमीन पर फेंक दिया, एक दयनीय चेहरा बनाते हुए। ईवा, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे बारे में फिर कभी एक बुरा शब्द नहीं कहूंगा। कृपया घर आ जाओ। दादाजी कुछ दिनों में 80 साल के होने वाले हैं। हमें एक परिवार के रूप में फिर से मिलना चाहिए। इससे पहले कि ईवा कुछ कह पाती, पंकज ने कहा, नहीं। ईवा ने कहा है कि अगर आप शेयर हस्तांतरण के लिए सहमत होते हैं तो ही वह घर जाएगी, वरना वह कहीं नहीं जा रही है। अमित, दरवाजे बंद कर दो। आज हम बंद हैं। उसके बाद वह ईवा के साथ क्लिनिक में प्रवेश कर गया। अमित आगे बढ़ा और सभी रोलर शटर नीचे खींच दिए। क्लिनिक में ईवा चिंतित दिख रही थी। पंकज, क्या आपको लगता है कि दादाजी हस्तांतरण करेंगे? आत्मविश्वास से पंकज ने कहा, जब तक तुम अभी वापस नहीं जाती, वह करेंगे। तुम इस बार हार नहीं मान सकती। ईवा राहत से मुस्कुराई और कहा, शेयरों के साथ मां आखिरकार पिताजी को नीचा देखना बंद कर देंगी और परिवार में उनका बेहतर स्थान होगा। धन्यवाद पंकज। पंकज ने उसके चेहरे को सहलाया और कहा, तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें संजीव को धन्यवाद देना चाहिए। ईवा भ्रमित थी। वह सेलेस्टियल के चेयरमैन संजीव को जानती भी नहीं थी। वह उसके प्रति इतना अच्छा क्यों बन रहा था? सिंह परिवार में अजय ने सुरेश और उसके परिवार को देखा, लेकिन ईवा कहीं नहीं मिली। उसका झुर्रीदार चेहरा काला पड़ गया। गुस्से से उसने चिल्लाया, ईवा कहाँ है? तुम उसे घर क्यों नहीं लाए? मेगन ने तुरंत अपनी बाह उसके हाथ में डाल दी। दादाजी, शांत हो जाए। कृपया मेरी बात सुनिए। ईवा ने हद पार कर दी है। उसने हम सबको घुटने टेकने के लिए कहा, जो हमने किया, लेकिन उसने फिर भी घर आने से मना कर दिया। उसने ये भी अनुरोध किया कि आप ग्रुप के 10% शेयर बेंजामिन को हस्तांतरित कर दें। साथ ही उसने कहा कि आप सिर्फ एक पक्षपाती बुरे आदमी हैं क्योंकि उसके परिवार को छोड़कर परिवार में बाकी सभी के पास कुछ शेयर है। अजय गुस्से से हरा हो गया। उसने जल्दी से कहा, दादाजी, वे मेरे शब्द नहीं हैं। ईवा ने वह सब कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अजय आग बबूला था। क्रूरता से उसने कहा, सिर्फ इसलिए कि वो संजीव वर्मा को जानती है, वह ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे दुनिया उसी की है। वह मेरा भी सम्मान नहीं करती। टॉमी ने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया कि वे ईवा को लेने कैसे गए थे। उसने अजय को बताया कि कैसे उन्होंने ईवा के सामने घुटने टेके, कैसे उसने उनका मजाक उड़ाया और कैसे उसने अजय का अपमान किया। वापस आते समय सुरेश और उसके परिवार ने एक योजना बनाई थी। एक बात तो तय थी, ईवा वापस आएगी। एक बार जब वह वापस आ गई, तो वह सत्ता में आ जाएगी। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। हालांकि अगर ईवा वापस नहीं आई, तो सिंह परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सुरेश और उसके परिवार ने ईवा को बदनाम करने का फैसला किया था। ईवा ने एक गलती की थी जिससे लगभग उनकी वंशावली समाप्त हो गई थी।
अभी जो हुआ उसके ऊपर अगर वह वापस भी आ गई तो उसे ज्यादा शक्ति नहीं मिलेगी। अजय गुस्से से उबल रहा था, उसकी सांसें छोटी होती जा रही थी। वह सांस लेने के लिए हांफते हुए सोफे से टिक गया। अपनी छड़ी का उपयोग करके सुरेश की ओर इशारा करते हुए उसने गुस्से से कहा, हस्तांतरण करो। चूंकि यह उसके लौटने की शर्त है तो ऐसा ही हो। उसे तुरंत संजीव को फोन करने के लिए कहो। अजय बूढ़ा हो सकता था लेकिन वह अभी भी सचेत था। केवल ईवा के लौटने से ही वे सेलेस्टियल के साथ साझेदारी को एक बार फिर सुरक्षित कर पाएंगे, जिससे उनका व्यवसाय अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। सामान्य क्लिनिक में ईवा ने पंकज को अनिश्चितता से देखा। पंकज, आपको क्यों लगता है कि संजीव मेरे प्रति इतना अच्छा बन रहा है? मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। पहले उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। अब जब मुझे परिवार से बाहर कर दिया गया है तो उसने साझेदारी समाप्त कर दी। मुझे बताओ, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? पंकज जानता था कि राज खुल चुका है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम सही हो। मुझे पता था संजीव मेरे प्रति इतना सम्मानजनक क्यों होगा। यह तुम्हारी वजह से है, ईवा ने महसूस किया। पंकज ने कहा, मैं एक अनाथ हूं और एक सैनिक के रूप में मैं काफी कुशल था। मैंने एक बार संजीव की जान बचाई थी, इसलिए वह मेरा एहसानमंद था। संजीव साझेदारी समझौते और आज की घटना से मेरा एहसान चुका रहा था। अब हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं। धन्यवाद। पंकज ने ईवा का हाथ अपने हाथ में लिया। हम परिवार हैं, इसका जिक्र मत करो। साथ ही तुम दवा में इतने कुशल कैसे हो? ईवा ने पंकज को देखा। उसका पति रहस्यों से भरा था। पंकज मुस्कुराया जैसा कि उसने समझाया, चूंकि दिल्ली दवाइयों की राजधानी है, यहाँ कई डॉक्टर रहते हैं। मैं जिस अनाथालय में पला बड़ा उसके निदेशक एक डॉक्टर थे, इसलिए मैंने उनसे एक या दो बातें सीखी। बस एक या दो बातें। ईवा ने उस पर आंखें सिकोड़ी। वह जानती थी कि उसकी चोटें कितनी गंभीर थी। सौंदर्य उद्योग में नवीनतम तकनीकों के साथ भी पूरी तरह से विरूपित होने से वापस लौटना संभव नहीं था। पंकज ने उसे 10 दिनों में ठीक कर दिया था। कुछ दिन पहले उसके चेहरे पर भी नई चोटें आई थीं। उसका चेहरा अभी भी जालीदार पट्टी से बंधा हुआ था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि घाव ठीक हो रहे थे। बस एक या दो बातें। वह तुम्हारा रक्षक और एक उत्कृष्ट डॉक्टर है। पंकज ने अमित की ओर इशारा किया, जो धूम्रपान कर रहा था। अमित तुरंत उछल पड़ा और अजीब तरह से मुस्कुराया। हाय ईवा, मैं अमित हूँ। मैं पंकज के साथ अनाथालय में पला बड़ा। उसके सूचीबद्ध होने के बाद मैंने दवा को अपनाया। ईवा को कोई शक नहीं हुआ। उसने उनकी बातों पर विश्वास किया। हालांकि वह चिंतित थी। क्या उसने 10% शेयरों के लिए अनुरोध करके बहुत ज्यादा मांग लिया था? एटर्नलिटी सिंह परिवार का मुख्य व्यवसाय था, लेकिन वे अन्य उद्योगों में भी अन्य व्यवसाय चलाते थे, जिनमें खाद्य और पेय और आतिथ्य शामिल थे। वे सभी संपत्ति कुल मिलाकर करोड़ों की थी। चूंकि 10% एक बड़ी रकम थी, वह चिंतित थी कि दादाजी सहमत नहीं होंगे। अब वह केवल इंतजार ही कर सकती थी। जल्द ही सुरेश सामान्य क्लिनिक में वापस आया। इस बार अकेला। उसके पास शेयरों के लिए हस्तांतरण समझौता था। ईवा, पिताजी ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक बार जब बेंजामिन यहाँ हस्ताक्षर कर देता है तो उसके पास परिवार के 10% शेयर होंगे। अब जब तुम्हारे पास हस्तांतरण समझौता है तो क्या तुम संजीव को फोन करके उसे एटर्नलिटी के साथ साझेदारी फिर से शुरू करने के लिए कह सकती हो? ईवा ने समझौते का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। एक बार जब उसने सत्यापित कर लिया कि यह प्रामाणिक है तो वह खुशी से झूम उठी। पंकज, दादाजी सहमत हो गए हैं। हाँ, आखिरकार मेरे पिताजी का कुछ रुतबा होगा। ईवा, कृपया संजीव को फोन करो। ट्रक एटर्नलिटी में सामग्री ले जा रहे हैं। एक बार जब हम इसे रास्ते से हटा देंगे तो हम बाद में ठीक से जश्न मना सकते हैं, सुरेश ने कहा। ईवा ने पंकज को देखा। पंकज ने सिर हिलाया, कहा, उसे फोन करो। क्या मुझे करना चाहिए? ईवा घबराई हुई थी। आखिरकार संजीव पर पंकज का एहसान था, उसका नहीं। पंकज ने कहा, बेशक करो। ईवा ने फोन किया और संजीव को स्थिति समझाई। उसने संकोच नहीं किया और साझेदारी बस यूं ही फिर से शुरू हो गई। बातचीत सुनते हुए सुरेश ने राहत की सांस ली, क्योंकि वे एक समझौते पर पहुंच गए थे। भले ही उसे 10% शेयर छोड़ने पड़े, लेकिन जब तक उनके पास इटर्नलिटी के साथ साझेदारी थी तब तक धनराशि गुना हो जाएगी। सिंह परिवार का कारोबार जल्द ही फिर से फलने फूलने लगेगा। ईवा, पिताजी 10 दिनों में 80 साल के हो जाएंगे। तब आना याद रखना। मैं अब जा रहा हूं, सुरेश ने गाड़ी चलाने से पहले कहा। पंकज, चलो घर चलते हैं और पिताजी को खुशखबरी सुनाते हैं। ईवा पंकज को अपने पीछे खींच लाए। पंकज ईवा को इतना खुश देखकर संतुष्ट था। वह ईवा के साथ घर गया।
दरवाजा बंद था। अनुबंध पकड़े हुए ईवा बेहद घबराई हुई थी। धीरे से उसने दरवाजा खटखटाया। जल्द ही दरवाजा खुला। एक सुंदर महिला, जिसकी उम्र 20 के दशक में थी और उसने एक पोशाक और सैंडल पहने हुए थे, वहां खड़ी थी। वह डेविड की पत्नी एलिसा मायज थी। एलिसा घृणित दिखी। द्वेषपूर्वक उसने कहा, तुम यहाँ क्यों हो? पिताजी और माँ तुम्हें देखना नहीं चाहते। बस चली जाओ। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। डेविड की आवाज गूंजी। एलिसा, वह कौन थी? एलिसा ने कहा, कोई नहीं। डेविड तुरंत समझ गया कि वह ईवा थी। उसने दरवाजा खोला और उसे एक अनुबंध पकड़े हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने उसे अंदर खींच लिया और कहा, अंदर आओ, ईवा। पिताजी और माँ बाहर हैं। जल्दी से एलिसा डेविड के सामने खड़ी हो गई। ठंडे स्वर में उसने कहा, डेविड, तुम क्या कर रहे हो? अगर माँ को पता चला कि तुमने उसे अंदर आने दिया, तो तुम अपनी कार के लिए पैसे भूल सकते हो। डेविड 2 कारणों से घर पर था। पहला, वह अपने माता पिता के लिए वहां था क्योंकि परिवार मुसीबत में था। दूसरा, वह जानता था कि ग्लैडिस को अभी अभी अतिरिक्त 2 लाख रुपए मिले थे। चूंकि वह अपनी कार को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा था, वह ग्लैडिस से पैसे मांगने के लिए वापस आया था। यह वास्तव में वह पैसा था जो पंकज को तब दिया गया था जब वह उसे काम से लेने आता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम शापित लड़की? तभी एक गोल्डन रिट्रीवर वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला पास आई। वह ग्लैडिस थी। ईवा को देखकर वह घृणित दिखी। माँ, मुझे माँ मत कहो, मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। ईवा की आंखें आंसू से भरी थी, लेकिन उसने उन्हें निगल लिया। इसके बजाय उसने अपनी माँ को अनुबंध दिखाया। दादाजी मुझे घर आने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने मुझे कुछ शेयरों के लिए हस्तांतरण समझौता भी दिया है। एक बार जब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे तो हमारे पास 10% शेयर होंगे। मैं इसे पिताजी को देने आई हूँ। ग्लैडिस पूरे दिन बाहर थी, इसलिए उसने खबर नहीं देखी। उसे सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेलेस्टियल ग्रुप द्वारा इटर्नलिटी के साथ साझेदारी रद्द करने और कैसे ईवा ने अजय को 10% शेयर उनके नाम पर करने के लिए मजबूर करके अपनी परिवार में वापसी का फायदा उठाया, इसकी जानकारी नहीं थी। ईवा के शब्दों पर वह जम गई। 10% शेयरों के लिए हस्तांतरण पत्र? कौन से शेयर? ग्लैडिस ने ईवा द्वारा पकड़ाए गए दस्तावेज को कोरे भाव से घूर कर देखा। माँ, दादाजी ने यह हस्तांतरण अनुबंध लिखा है, ईवा ने कहा। उन्होंने खुद हस्ताक्षर किए हैं। अगर पिताजी भी इस पर हस्ताक्षर कर दें, तो परिवार के 10% शेयर उनके हो जाएंगे। ग्लैडिस ने तुरंत ईवा के हाथों से फाइल छीन ली और सामग्री को ध्यान से पढ़ा। जब वह पढ़ चुकी तो वह खुशी से चिल्ला उठी, अनुबंध को गले लगाते हुए और चूमते हुए। हाँ हाँ, यह असली है। वह चिल्लाए, यह एक वास्तविक हस्तांतरण अनुबंध है। हमारे पास आखिरकार 10% शेयर है। बूढ़े आदमी को आखिरकार अकल आ गई। मुझे वह देखने दो, माँ, डेविड ने अविश्वास से कहा। अजय के पास परिवार के अधिकांश शेयर थे। परिवार के अन्य सदस्यों के पास भी कुछ थे, लेकिन उसके तत्काल परिवार के पास कभी नहीं थे। ग्लैडिस ने खुशी खुशी फाइल उसे सौंप दी। डेविड, क्या तुम हमेशा एक नई कार नहीं चाहते थे? चलो कल तुम्हें एक बिल्कुल नई कार दिलाते हैं। यह एक ऐसी होगी जो कहीं अधिक पेश करने योग्य होगी। तुम सड़क पर ईर्ष्या का पात्र बनोगे। डेविड ने अनुबंध पढ़ा। हर पंक्ति के साथ उसका चेहरा चमक उठा। वह तेजी से ग्लैडिस की ओर मुड़ा। माँ, 10% शेयर रखने से भी हमें भविष्य में जब बोनस बांटे जाएंगे तो एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। मैं एक बच्चा पैदा करने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन शहर में हमारी जगह उसके लिए बहुत छोटी है। माँ, पिताजी से कहो कि वह अपने 5% शेयर मुझे दें। मुझे एक नया घर चाहिए। कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास जो कुछ भी है, वह एक दिन तुम्हारा ही होगा। माँ, मेरी नजर एक ड्रेस पर है, लेकिन उसकी कीमत लाखों है, एलिसा ने ग्लैडिस की बांह खींचते हुए जिद से कहा। हमारी शादी की सालगिरह 1 महीने में आ रही है। मैं एक बार के लिए एक अच्छी ड्रेस लेने की योजना बना रही हूँ। हाँ, बिल्कुल, हम तुम्हें वह ड्रेस दिलाएंगे। ग्लैडिस उत्साहित थी। वर्षों तक ठुकराए जाने के बाद आखिरकार उसके पास इटर्नलिटी के कुछ शेयर थे। ईवा को खुशी महसूस हुई जब उसने देखा कि उसकी माँ कितनी खुश थी। उसने पंकज की बांह को गले लगाया, कृतज्ञता में ऊपर की ओर देखते हुए मुस्कुराए। हालांकि पंकज ने देखा था कि ग्लैडिस ने उससे अनुबंध लेने के बाद ईवा को एक बार भी नहीं देखा। किसी चीज ने उसे बोलने के लिए मजबूर किया। माँ, ईवा ही वह थी जिसने पिताजी के लिए अनुबंध प्राप्त किया। तुम्हारा मूड खराब करने पर भरोसा है। ग्लैडिस की अभिव्यक्ति खट्टी हो गई। उसने अपनी बाहें मोड़ ली। तुम एकमात्र नौकर हो जिसे हम अपने घर लाए हैं। तुम्हें किसी भी चीज में बोलने का अधिकार नहीं है।
साथ ही मैंने उसे 20 साल तक पाला है। क्या ये वही नहीं है जो उसे करना चाहिए? मुझे माफ करना, माँ, ईवा ने जल्दी से कहा, ये देखते हुए कि ग्लैडिस कैसे चिढ़ गई थी। पंकज का मतलब वह नहीं था। ये वास्तव में वही है जो मुझे करना चाहिए। जो भी हो, अंदर आओ, ग्लैडिस ने कहा जैसे ही वह घर में दाखिल हुई। जब तक वह अच्छे मूड में थी तब तक पंकज से बहस नहीं करना चाहती थी। ईवा मुस्कुराई, खुश थी कि उसे आखिरकार अपनी मां की स्वीकृति मिल गई थी। पंकज ने हालांकि असहाय महसूस किया। ईवा उनके प्रति बहुत नर्म थी। वह अपने परिवार की स्वीकृति पाने के लिए बहुत बेताब थी। लेकिन इससे उसने उन वर्षों के दर्द और शिकायतों को भी देखा जो उसे सहना पड़ा था। उन्होंने अनुबंध पर चर्चा करना शुरू कर दिया। ग्लैडिस ने बेंजामिन को भी जल्दी घर आने के लिए फोन किया ताकि वह हस्ताक्षर कर सके। जल्द ही बेंजामिन घर आ गया। जब उसे पता चला कि ईवा ने उसे अपने पारिवारिक व्यवसाय के 10% शेयर प्राप्त करने में मदद की है, तो वह सदमे में जम गया। ईवा, उसने कहा, क्या यह सच है? ईवा ने सोफे पर बैठे हुए सिर हिलाया। ये सच है, पिताजी। दादाजी ने मुझे भी परिवार में लौटने की अनुमति दे दी है। हाँ हाँ, यह अद्भुत है। बेंजामिन खुशी में हंसने लगा। इतने खुश मत हो, ग्लैडिस ने झपटा, जिससे मूड खराब हो गया। यह तुमने नहीं कमाया है। तुम अपने पूरे जीवन में बेकार रहे हो और तुम हमेशा रहोगे। अगर ईवा नहीं होती तो तुम इस परिवार में कभी कुछ नहीं बन पाते। बेंजामिन ने अपना सिर झुका लिया, पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। बिगड़ा हुआ मूड थोड़े समय के लिए ही रहा। अब जब ईवा ने उन्हें हस्तांतरण अनुबंध दिला दिया था, तो पूरे परिवार ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन करके जश्न मनाने की योजना बनाई। जबकि बेंजामिन को अमीर नहीं माना जाता था, वह अभी भी कंपनी का प्रबंधक था। उसका वेतन काफी अधिक था, जो उसके लिए एक हुंडई पर $3 लाख से अधिक का ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त था। डेविड के पास भी एक कार थी। परिवार ने उसे शादी के तोहफे के रूप में खरीदी थी। हालांकि इसकी कीमत उन्हें केवल $2 लाख थी, लेकिन इसने उन्हें ठीक से ले जाने का काम किया। डेविड और एलिसा अपनी कार में चले गए, जबकि पंकज और ईवा ने बेंजामिन की कार में सवारी की। परिवार एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट में जाने के लिए शहर के केंद्र की ओर चला गया। द गौरमांद स्वाद का घर दिल्ली में प्रसिद्ध था। यह आसपास का सबसे शानदार रेस्टोरेंट था, हालांकि इसका प्रतिष्ठान कई स्तरों में विभाजित था। इसमें उपलब्ध निजी कमरे सबसे शानदार क्रम में डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और ब्लैक आयरन थे। इसके अलावा इसमें एक पब्लिक हॉल भी था। पब्लिक हॉल में भी द गौरमांद में एक भोजन की कीमत हजारों रुपये थी। यह पीक टाइम था, इसलिए पब्लिक हॉल ग्राहकों से भरा हुआ था। उन्हें जिस लाइन में इंतजार करना पड़ा, वह 30 से अधिक लोगों की थी। ग्लैडिस ने फिर से शिकायत करना शुरू कर दिया। तुम बेकार हो, बेंजामिन। सुरेश को देखो, वह द गौरमांद का ब्रोंज मेंबर है। जब वह यहां आता है तो उसे इंतजार भी नहीं करना पड़ता, वह सीधे निजी कमरे में जा सकता है। और तुम क्या सिपाही हो, न पैसा न ताकत। जॉन के दामाद को देखो, अब वह एक सम्मानित आदमी है। वह द गौरमांद में सिल्वर मेंबर है। उसका सिर्फ एक फोन कॉल एक वेटर को सीधे उसका स्वागत करने के लिए बाहर भेज देगा। उफ, मेरी बेटी को एक गरीब आदमी से शादी क्यों करनी पड़ी? ग्लैडिस शिकायत करती रही। उसे इंतजार करना पड़ा, इस तथ्य से उसका मूड खट्टा हो गया। वह अपने पति पर लगातार ताने मारती रही, उसे निराशाजनक कहती रही, फिर ईवा के पति को बेकार होने के लिए अपमानित करती रही। पंकज को उसके ठंडे ताने सुनने की आदत थी, इसलिए उसने बस उसे नजरअंदाज कर दिया, अनावश्यक बहस में पड़ने की जहमत नहीं उठाई। जब वे अभी भी लाइन में थे तो वह ईवा की ओर मुड़ा। ईवा, यहीं इंतजार करो, मैं यहाँ सामने की दुकान पर कुछ सिगरेट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ईवा ने सिर हिलाया। पंकज मुड़ा और सड़क के पार किराना स्टोर की ओर बढ़ गया। ओह, ईवा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? एक आवाज ने अजीब लहजे में कहा, जब सिंह परिवार रेस्टोरेंट में प्रवेश करने का इंतजार करते हुए प्रवेश द्वार पर कुर्सियों पर बैठा था। जैसे ही ईवा आवाज के स्रोत की ओर मुड़ी, उसने एक महिला को देखा जो एक पस पकड़े हुए, कम कपड़े पहने हुए और चेहरे पर फाउंडेशन की परत चढ़ाए हुए उसकी ओर आ रही थी। बेलिंडा। ईवा ने उसे तुरंत अपनी पुरानी विश्वविद्यालय सहपाठी बेलिंडा फ्रेजियर के रूप में पहचान लिया, जो अमीर फ्रेजियर्स की बेटी थी और जब वे पढ़ रहे थे तब स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। विश्वविद्यालय में वापस लड़के उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए झुंड लगाते थे। जहां तक ईवा की बात है, वह अपने विश्वविद्यालय में सबसे बदसूरत महिला हुआ करती थी। बेलिंडा ने ईवा को घूर कर देखा। उसने ईवा की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में सुना था। अपनी उपस्थिति बहाल होने की बात तो छोड़ो, उसने किसी तरह सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन संजीव वर्मा से भी दोस्ती कर ली थी।
उसने ये भी सुना कि विक्रम जेवियर ने ईवा का चेहरा काट दिया था। ईवा अपनी उपस्थिति बहाल होने के बाद से सुर्खियों में थी और खबरों और कागजों में भी छपी थी। मीडिया ने उसे दिल्ली की सबसे खूबसूरत महिला भी कहा था। बेलिंडा जलने लगी। ईवा बदसूरत थी तो उसे दिल्ली की सबसे खूबसूरत महिला का ताज क्यों पहनाया गया? बेलिंडा ईवा के चेहरे को पट्टियों में लिपटा देखकर जोर से हंसने लगी। ये दिल्ली की सबसे खूबसूरत महिला है। देखो सब लोग, ये ईवा सिंह है जिसे मीडिया ने दिल्ली की सबसे खूबसूरत महिला का ताज पहनाया। उसके उस चेहरे को देखो, क्या वह तुम्हें सबसे खूबसूरत महिला लगती है? बेलिंडा की आवाज ने कुछ ध्यान आकर्षित किया। वह ईवा सिंह है। ईवा सिंह, इटरनलिटी की चेयरपर्सन। वह उसके जैसी नहीं दिखती। वह खबरों में जितनी सुंदर है उतनी नहीं है। मैंने सुना है कि वह संजीव वर्मा की शुगर बेबी है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मुझे उसे लेने के लिए पैसे देगा तो मैं उसे चाहूंगा। और भी अप्रिय शब्द उसके कानों तक पहुंचे। ईवा गुस्से में थी। उसने पहले कभी बेलिंडा के साथ बातचीत नहीं की थी। विश्वविद्यालय में भी वे ज्यादा से ज्यादा सहपाठी ही रहे थे, फिर भी वह यहाँ उसे अपमानित कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ किया है, बेलिंडा, उसने झपटा। तुम मुझे क्यों अपमानित करने की कोशिश कर रही हो? बेलिंडा आगे बढ़ी और जब ईवा ने अपना गार्ड कम किया तो उसने ईवा की पट्टियां खींच ली, जिससे उसके चेहरे पर घाव दिखाई दिए जो अभी भी ठीक हो रहे थे। हाँ हाँ, बेलिंडा जोर से हंसी, ईवा के चेहरे की ओर इशारा करते हुए झुक गई। देखो दोस्तों, ये वह है, दिल्ली की सबसे खूबसूरत महिला। सिंह परिवार ईवा के ठीक बगल में बैठा हो सकता है, लेकिन उन्होंने बस दूसरी ओर देखा, इस बात से डरते हुए कि दूसरे पता लगा लेंगे कि वे उससे संबंधित हैं। ग्लैडिस ने तो अपनी कुर्सी को जितना दूर हो सका उतना दूर कर लिया। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि लोग जाने कि वह ईवा की मां थी, क्योंकि यह शर्मनाक होता। जब उसकी पट्टियां फाड़ दी गईं तो ईवा घबराने लगी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, भीड़ की निगाहों से मिलने से डरते हुए। ईवा 10 वर्षों से उपहास का पात्र रही थी। हर बार जब वह बाहर कदम रखती थी तो उसका चेहरा घूंघट के नीचे छिपा होता था। उसे लगा कि उसे इसकी आदत हो गई है। लेकिन अभी भीड़ के शब्द चाकुओं की तरह उसे भेद रहे थे। उसने अपना सिर झुकाए रखा, दर्शकों की निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं की। उसके अंदर आत्मघृणा बढ़ने लगी। ये है, अगर तुम मुझे पैसे भी दोगे तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। दिल्ली की सबसे खूबसूरत महिला। जब मीडिया ने ये कहा होगा तो जरूर वे अंधे रहे होंगे। ईवा जमीन को घूर रही थी, लेकिन वह भीड़ के चेहरों पर बने ताने बाने को स्पष्ट रूप से चित्रित कर सकती थी। यह सहन करना बहुत मुश्किल था। उसके गले में गांठ बढ़ गई और उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया। बेलिंडा ईवा की प्रतिक्रिया से खुश थी। उसने ईवा की ठोड़ी उठाई, उसके चेहरे पर अभी भी ठीक हो रहे घावों को घूर कर देखा। कितना सुंदर चेहरा, बेलिंडा ने हंसते हुए कहा। क्या अफसोस है? हाँ हाँ, तब तुम क्या कर रही हो? ईवा घबराकर खुद को बेलिंडा की पकड़ से झटक लिया और फिर से सिर नीचे कर लिया। दूसरी महिला की निगाहों से मिलना नहीं चाहती थी। धप, उसी क्षण उसने एक जोरदार थप्पड़ सुना। ईवा, जिसका सिर अभी भी फर्श पर था, ने देखा कि एक मजबूत बाहों ने उसे पकड़ लिया था। उसने पंकज को देखा और उस समय तक उसे महसूस हुई सभी शिकायतें उसे अभिभूत कर गईं। उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और सिसकने लगी। तुमने मुझे मारा। बेलिंडा ने पंकज पर एक उंगली उठाई, दूसरा हाथ अपने अभी भी जलते गाल को पकड़े हुए था। तुम बेकार कचरे। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं बेलिंडा फ्रेजिया हूं। पंकज ने ईवा को जाने दिया, बेलिंडा की उंगली पकड़ने के लिए एक हाथ बढ़ाया। आउच! दर्द से बेलिंडा का चेहरा सिकुड़ गया। घुटने टेको और माफी मांगो, पंकज ने ठंडे स्वर में कहा। भीड़ बढ़ गई। उनमें से कुछ ने अपने फोन निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बेलिंडा की उंगली में इतना दर्द हुआ कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। पंकज ने अपनी पकड़ थोड़ी कस दी। बेलिंडा झुक गई क्योंकि उसकी उंगली नीचे कर दी गई थी। पंकज ने उसके घुटने के पिछले हिस्से पर लात मारी, जिससे उसे जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसके माध्यम से दर्द की एक लहर दौड़ गई। जब उसका घुटना फर्श से मिला तो एक धमाका हुआ। दर्द उसके लिए बहुत ज्यादा था। वह गिर पड़ी, दर्द से कराह रही थी। ईवा ये देखकर घबरा गई। पंकज, वो फ्रेजियर्स का हिस्सा है। वे 4 महान में से एक हैं। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। पंकज ने जमीन पर अभी भी पड़ी बेलिंडा को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह ईवा को देखने के लिए मुड़ा। उसकी ठंडी अभिव्यक्ति गर्मजोशी में बदल गई। माफ करना। धप, एक थप्पड़ पंकज के सिर पर पड़ा। वह ग्लैडिस थी। उसने शामिल न होने की योजना बनाई थी, लेकिन पंकज ने फ्रेजियर्स में से एक को मारा।
पिछली बार जब ईवा ने जेवियर से पंगा लिया था तो लगभग उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, और अब पंकज ने फ्रेजियर से पंगा ले लिया था। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? उसने पंकज पर क्रूरता से झपटा। जाओ मिस फ्रेजियर को उठाओ और उससे माफी मांगो। डेविड और एलिसा तेजी से बेलिंडा के पास पहुंचे और उसे उठने में मदद की। हालांकि बेलिंडा के घुटनों में चोट लग गई थी, जिससे उसके मांस के रंग के स्टॉकिंग्स उसके खून से लाल हो गए थे। उन्होंने उसे एक सीट पर बैठाया। बेलिंडा का चेहरा अभी भी दर्द से विकृत था। उसने सिंह परिवार की ओर इशारा किया, उन पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं बेलिंडा फ्रेजियर हूं। मैं कसम खाती हूं, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया है। धप। बेलिंडा के शब्दों पर ग्लैडिस ने पंकज को फिर से थप्पड़ मारा। उसके सामने घुटने टेको और माफी मांगो। उसने झपटा। ईवा डर गई। जेवियर्स ने उसे जो कुछ भी सहा था, वह अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। वह फिर कभी 4 महान में से एक से पंगा नहीं लेना चाहती थी। वह घुटने टेकने के लिए झुक गई। हालांकि पंकज ने उसे वापस खींच लिया। ईवा, यह तुमसे संबंधित नहीं है, उसने बस इतना कहा। मैंने उसे मारा था। अगर वह चाहे तो मुझसे पंगा ले सकती है। मैं इसे सिंह परिवार को प्रभावित नहीं करने दूंगा। मुझसे पंगा लेगा, ठीक है। बेलिंडा का गुस्सा उसके शब्दों पर भड़क उठा। उसने अपना फोन निकाला और द गौरमांड स्वाद का घर के मैनेजर को फोन किया। मिस्टर थॉमस, मैं बेलिंडा फ्रेजियर हूं, द गौरमांड की गोल्ड मेंबर। किसी ने आपके रेस्टोरेंट के ठीक बाहर मुझे मारा। मुझे आपके कुछ सुरक्षा गार्डों की जरूरत है अभी। फोन रखने के बाद बेलिंडा ने पंकज को घूर कर देखा। तुम मरे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूं, भले ही तुम घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो। मैं आज तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगी, वरना मेरा नाम बेलिंडा फ्रेजियर नहीं। ग्लैडिस ने उसे शांत करने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ी। मुझे वास्तव में माफ करना, मिस फ्रेजियर। यह सब मेरे निकम्मे दामाद की गलती है। मैं उसके लिए माफी मांगती हूं, तो कृपया हमें माफ कर दें। बस हमें एक बात की तरह समझें। ग्लैडिस भयभीत थी। परिवार के शेयरों का एक हिस्सा मिलना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। वह निश्चित रूप से अजय को गुस्सा दिलाने से बचना चाहती थी कि वे फ्रेजियर से पंगा लेने के कारण इसे वापस ले ले। बेलिंडा ने अपनी नाक ऊपर उठाई, फिर जब ग्लैडिस अभी भी झुककर माफी मांग रही थी, तो उसकी नाक पर वार किया। तुम एक पाद भी नहीं हो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और मेरे जूते चाटो। नहीं, तुम ऐसा करने लायक नहीं हो। मैं चाहती हूं कि ईवा ऐसा करे। बेलिंडा ने आखिरी क्षण में अपना विचार बदल दिया और ईवा की ओर इशारा किया, जो असहाय होकर किनारे खड़ी थी। उसी क्षण कई गार्डों के साथ एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रेस्टोरेंट से बाहर निकला। द गौरमांड के बाहर भीड़ को उसी समय पता चला कि सिंह परिवार का काम खत्म हो गया। डरवाने गार्डों के हाथों में बिजली के डंडों को देखकर डेविड का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एलिसा को भीड़ में खींच लिया, इस डर से कि वे भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यह देखकर कि मैनेजर अपने गार्डों के साथ यहां था, बेलिंडा की अभिव्यक्ति और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गई। उसने ईवा पर ठंडे स्वर में ताना मारा, फिर जमीन पर थूका। उसने जमीन की ओर इशारा किया। ईवा, घुटनों पर आओ और इसे साफ चाट लो, और मैं वादा करती हूं कि मैं उसके पैर बख्श दूंगी और केवल तुम्हारे निकम्मे पति के हाथ तोड़ूंगी। जैसे ही गार्ड पास आए, ग्लैडिस कांप उठी। वह तुरंत घुटने टेक गई और माफी मांगने लगी। कृपया हमें जाने दें, मिस फ्रेजियर। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पंकज ने घुटने टेकती ग्लैडिस को नजरअंदाज कर दिया। उसके मन में उसके लिए तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं था। वह एक काया थी जो केवल कमजोरों को धकेलना जानती थी, लेकिन खुद से मजबूत किसी से भी डरती थी। पंकज। ईवा अब डर गई थी, ने पंकज की बांह पकड़ ली। सब ठीक है, पंकज ने एक आश्वस्त स्वर में कहा। बेलिंडा ने गिड़गिड़ाती ग्लैडिस को लात मारी। पंकज की लापरवाही पर उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने उसकी ओर इशारा किया। वह रहा, मिस्टर थॉमस। मैं चाहती हूं कि वह मर जाए। ईवा ग्लैडिस के पास भागी, उसे उठाने में मदद कर रही थी। मुझे मत छुओ, तुम परजीवी। ग्लैडिस ने अपनी बांह बाहर की ओर फेंकी और ईवा को थप्पड़ मारा। उसने बेजामिन के लिए भीड़ को स्कैन किया, लेकिन उसे दूर खड़ा पाया, सिर नीचे किए हुए, एक आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। ग्लैडिस रो पड़ी, ये कहते हुए कि उसने एक हारे हुए पति से शादी की है। द गौरमांड के मैनेजर नील थॉमस ने पंकज को एक तरफ से देखा, यह देखते हुए कि वह सिंह परिवार का दामाद था जिसने दिल्ली के आसपास लहरें पैदा की थी। उसे पकड़ो, उसने आदेश दिया। किसकी हिम्मत? उसी क्षण द गौरमांड के भीतर से एक आवाज गूंजी। जमीन पर जोर से थपथपाते हुए भारी बूटों की आवाज आई। भीड़ स्रोत की ओर मुड़ी।
एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पूरी सैन्य वर्दी में पास आया, जिसके बाद 4 पूरी तरह से सशस्त्र लोग थे। आदमी के कंधे पर 5 सितारे चमक रहे थे। द गौरमांड के मैनेजर नील थॉमस का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने पहचान लिया कि वह आदमी कौन था। उसकी ताकत उसके पैरों को छोड़ गई और वह जमीन पर घुटने टेक गया। सुरक्षा गार्डों ने भी महसूस किया कि उनकी ताकत उनके शरीर को छोड़ गई है। वे भी घुटने टेक गए। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक था। नील को तो छोड़ो, द गौरमांड के मालिक को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ते। हाल ही में 5 सेनाओं को पुनर्गठित किया गया था और दिल्ली इसका परिचालन आधार बन गया था। उनके सामने खड़ा व्यक्ति नया कमांडर इन चीफ था। 5 सेनाओं का नेता जो एक में एकीकृत हो गई थी। पश्चिम का ब्लित्किंग खुश राजा। पश्चिम का खुश राजा ब्लित्किंग। पश्चिमी सीमा पर सेना का कमांडर। वह सबसे ऊपर एक व्यक्ति था, लगभग अद्वितीय शक्ति वाला एक शख्सियत। जैसे ही वह पास आया, उसकी आभा जबरदस्त रूप से फैली। द गौरमांड स्वाद का घर के बाहर शांति थी क्योंकि सबने अपनी सांसें थाम रखी थी। ये खुश राजा था, 5 सेनाओं का नया कमांडर इन चीफ। उन्होंने उसे केवल स्क्रीन पर ही देखा था। अब जब वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ था, तो वे उसके अकेलेपन के कमांड से इतने हैरान थे कि वे हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। नील और सुरक्षा गार्ड जमीन पर कांपते रहे। ग्लैडिस जमीन पर सिसक रही थी लेकिन खुश राजा को देखकर चुप हो गई। ज्यादा जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने खबर देखी थी। वह जानती थी कि यह विक्रम जेवियर से भी ज्यादा भयानक व्यक्ति था। बेलिंडा ने भी डर के मारे अपनी सांस रोकी। हर कोई डर गया था। केवल पंकज ही शांत लग रहा था। वह खुश राजा से एक बार मिला था जब उसे कमांडर नियुक्त किया गया था। पंकज को देखकर खुश राजा के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। ड्रैगन, उसने शुरू किया, लेकिन पंकज की निगाह पर अचानक रुक गया। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा, टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए। उसने नील को देखा, जो अभी भी जमीन पर घुटने टेक रहा था। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, चीफ मार्शल। खुश राजा को यह पता लगाने के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी कि क्या हो रहा था। यह क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र में है। आपको शांति भंग करने की मनाही है। अगर यह फिर से हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। जाओ। जी सर। नील एक गेंद की तरह लुढ़क गया, रुकने की हिम्मत नहीं की। सुरक्षा गार्ड उसके पीछे लुढ़क गए। उसी क्षण कई जीप रेस्टोरेंट के सामने रुकी। खुश राजा ने पंकज पर एक और नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। वह एक जीप में बैठ गया और वे चले गए। द गौरमांड के बाहर भीड़ ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। क्या वह 5 सेनाओं का नया कमांडर इन चीफ था? उसकी उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी। जैसे ही वह पास आया, मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर एक पत्थर दबा हुआ है। मैं सामान्य रूप से सांस नहीं ले पा रहा था। खुश राजा पश्चिमी मोर्चे पर कमांडर था और अब वह सभी 5 सेनाओं का नेता है। उसके पास किसी से भी ज्यादा शक्ति है। वह सभी बड़े शॉट्स के बड़े शॉट जैसा है। कितना शक्तिशाली आदमी। जब खुश राजा की कार आंखों से ओझल हो गई तो द गौरमांड में बेचैनी लौट आए। बेलिंडा ने और मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। वह भाग्यशाली थी कि खुश राजा ने उस पर कोई दोष नहीं लगाया, वरना उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। ये खत्म नहीं हुआ है पंकज। ईवा, बस तुम इंतजार करो। बेलिंडा ने अंतिम शब्द कहने के बाद लंगड़ाते हुए दूर चली गई। उसकी भूख खराब हो गई थी। ईवा को होश आया और उसने उस दिशा में देखा जहां जीपें गई थी, विचारों में खोई हुई थी। तो वह पश्चिम का खुश राजा है। वह टीवी पर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा दबंग है। हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि उसका पति कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी तुलना खुश राजा भी नहीं कर सकता था। तुम कमीने, जब सब कुछ हो रहा था तब तुमने एक पाद भी नहीं निकालने की हिम्मत की। तुमसे शादी करना कितना शर्मनाक है। ग्लैडिस एक बार फिर द गौरमांड के बाहर चीखने लगी। उसने बेंजामिन का कान खींचा, लेकिन उसने एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। ईवा को लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। माँ, लोग देख रहे हैं। पिताजी को तंग करना बंद करो। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम शापित छोटी कुतिया। तुम जहां कहीं भी जाती हो, हर किसी को नाराज करने का प्रबंधन कैसे करती हो? तुम भाग्यशाली हो कि खुश राजा यहां था, वरना हम बर्बाद हो जाते। ग्लैडिस ने ईवा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन पंकज ने आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़ ली। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की, तुम गुंडे? ग्लैडिस ने गुस्से में पंकज के सिर पर मुक्का मारा। पंकज ने पलटवार नहीं किया। भले ही ग्लैडिस अपरिवर्तनीय रूप से दोषपूर्ण थी, वह अभी भी ईवा की मां थी। वह बस नहीं चाहता था कि ईवा को चोट लगे। बस इतना ही था। मां, कृपया उसे मारना बंद करो, ईवा ने ग्लैडिस को खींचते हुए विनती की।
डेविड आखिरकार वापस लौटा, एलिसा को खींचते हुए। तुमने हम सभी को लगभग बर्बाद कर दिया, पंकज, उसने कहा, उसके चेहरे पर असंतोष स्पष्ट था। हम भाग्यशाली थे। अगर खुश राजा यहाँ रात का खाना नहीं खा रहा होता और बाहर नहीं आता, तो तुम्हारे पैर निश्चित रूप से टूटे हुए होते। हम बाकी लोग भी तुम्हारी गंदगी में घसीटे जाते। तुम एक बोझ के सिवा कुछ नहीं हो, एलिसा ने ईवा के घायल चेहरे को घूरते हुए घृणा से कहा। बस प्रिय, लोग देख रहे हैं। हम इस बारे में घर वापस बात कर सकते हैं, डेविड ने उससे सावधानी से बुदबुदाया। जहां तक ग्लैडिस की बात है, उसने परवाह करना छोड़ दिया। उसने पहले बेलिंडा के लिए घुटने टेककर खुद को अपमानित किया था।